नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय परिसर अध्ययन भाग 2 में पाठ क्रमांक 10 ऐतिहासिक कालखंड इस पाठ का संक्षिप्त मैं परिचय आपको देने वाला हूँ। तो ऐतिहासिक कालखंड में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे? नगरीय संस्कृतियों का उदय होने के साथ साथ नवाश्म युग का प्रागैतिहासिक कालखंड समाप्त हुआ और ऐतिहासिक कालखंड का प्रारंभ हुआ। सभी प्राचीन नगरीय संस्कृतियों में विकसित लिपियों के आधार पर लेखन किया जाता था। तो देखिए, यह ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत हम निम्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला है मुद्दा इसका, संस्कृति किसे कहते हैं। दूसरा है नदी घाटियों की नगरीय संस्कृति। और तीसरा मुद्दा है विविध संस्कृतियां, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चीन और हड़प्पा। इन संस्कृतियों का परिचय हम इस पाठ के अंतर प्राप्त करेंगे। और चौथा और अंतिम मुद्दा है खेल और मनोरंजन। तो इन 4 मुद्दों के बारे में इस पाठ में हमें परिचय प्राप्त करना है। पहला है संस्कृति किसे कहते हैं। दूसरा मुद्दा है नदी घाटियों की नगरीय संस्कृति। और तीसरा मुद्दा है विविध संस्कृतियां, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चीन और हड़प्पा की संस्कृतियों के बारे में हम परिचय प्राप्त करेंगे। और चौथा मुद्दा है खेल और मनोरंजन। तो इसके बारे में इस पाठ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐतिहासिक कालखंड पाठ का संक्षिप्त वाचन देखिए। इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ, उसके बाद में हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दूसरे पाठ में हमने देखा कि जिस कालखंड का इतिहास लिखने के लिए ग्रंथ, पांडुलिपियां आदि द्वारा लिखित प्रमाण उपलब्ध होते हैं, उस कालखंड को ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। अर्थात जिस कालखंड का लिखित प्रमाण उपलब्ध हुआ उसे ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। सभी प्राचीन नगरीय संस्कृतियों में विकसित लिपियों के आधार पर इतिहास का लेखन किया जाता था। इसका अर्थ यह है कि नगरीय संस्कृतियों का उदय होने के साथ साथ नवाश्म युग का प्रागैतिहासिक कालखंड समाप्त हुआ और ऐतिहासिक कालखंड का प्रारंभ हुआ। तो ऐतिहासिक कालखंड में पहला मुद्दा है संस्कृति किसे कहते हैं। तो संस्कृत किसे कहते हैं, इसका संक्षिप्त परिचय आप सभी जानते हैं कि विचार, कौशल और परिश्रम द्वारा मानव ने विभिन्न कलाओं को जन्म दिया और उनका विकास किया। वैचारिक आदान प्रदान से भाषा समृद्ध होती गई। परंपरागत कौशल तथा ज्ञान के आधार पर मानव ने अपनी जीवन प्रणाली विकसित की। इस प्रणाली को ही संस्कृति कहते हैं। अर्थात मानव ने क्या किया, विकास किया। तो इसका संक्षिप्त वाचन हम देखते हैं कि संस्कृत किसे कहते हैं और इसके द्वारा आप संस्कृत का परिचय प्राप्त करिए। मनुष्य तथा अन्य प्राणियों को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अपने आसपास के परिवेश और प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। उन आवश्यकताओं को पूर्ण करते समय अन्य प्राणी अपने परिसर और प्रकृति में विशेष परिवर्तन नहीं लाते। अर्थात कहने का अर्थ है कि अन्य प्राणी जो है परिसर और प्रकृति में विशेष परिवर्तन नहीं लाते।
जैसे भालू गुफा में रहता है, वानर पेड़ पर रहता है, परंतु मनुष्य मकान बनाता है। इसके लिए मनुष्य अपने परिसर के प्राकृतिक स्वरूप को कुछ मात्रा में परिवर्तित करता है। वह प्रकृति से प्राप्त अन्न भी अन्य प्राणियों की भांति कच्चा नहीं खाता, वह उस अन्न को पकाता है, सेंकता है। मनुष्य क्या करता है? वह अन्न को पकाता है, सेंकता है, कच्चे अन्न पदार्थ पर संस्कार करता है। इस प्रकार वह विभिन्न पदार्थों पर संस्कार करता रहता है। पत्थर, धातु आदि को संस्कारित कर विविध हथियार और वस्तुएं बनाता है। मिट्टी से बर्तन, ईंटें और अन्य वस्तुएं बनाता है। कपास से सूत और सूत से कपड़ा बनाता है। संक्षेप में प्रकृति से जो प्राप्त होता है, मनुष्य उसके स्वरूप को अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर लेता है। इस प्रकार का परिवर्तन अथवा संस्कार करने के लिए मनुष्य को कौशलों की आवश्यकता होती है। जिस वस्तु की आवश्यकता है, उस वस्तु को बनाने से पूर्व उसके बारे में उसे सोचना पड़ता है। इस प्रकार विचार, कौशल और परिश्रम करने की परंपरा के फलस्वरूप अनेक कलाओं की निर्मित हुई। इन कलाओं और परंपराओं का ज्ञान प्रत्येक पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को सौंपा। इसके लिए विचारों का आदान प्रदान हुआ। इस आदान प्रदान के माध्यम से भाषा भी संपन्न होती रही। विविध कलाओं, कौशलों और परंपराओं का कई पीढ़ियों द्वारा प्राप्त ज्ञान और उस ज्ञान के आधार पर निर्मित जीवन प्रणाली को संस्कृति कहते हैं। इसे फिर से एक बार देखते हैं हम कि विविध कलाओं, कौशलों और परंपराओं का कई पीढ़ियों द्वारा प्राप्त ज्ञान और उस ज्ञान के आधार पर निर्मित जीवन प्रणाली को संस्कृति कहते हैं। तो इस तरह से यह संस्कृत के बारे में संक्षिप्त परिचय रहा। इसमें हमने देखा कि मानव और अन्य प्राणी में क्या अंतर है। जैसे कि अन्य प्राणी अर्थात जो जंगल में रहते हैं, तो अन्य प्राणी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते समय अपने परिसर और प्रकृति में विशेष परिवर्तन नहीं लाते हैं, परंतु मानव क्या करता है? मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय अपने परिसर के प्राकृतिक स्वरूप को कुछ मात्रा में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। संस्कृत में हमने ये सीखा कि मानव क्या करता है? कुछ मात्रा में परिवर्तित कर देता है। ये प्रकृति और अन्य प्राणी क्या करते हैं? ये प्रकृति में मिलने वाले खाद्य पदार्थ तथा कच्चा मांस खाते हैं। तो मनुष्य क्या करता है? मानव खाद्य पदार्थ पर मांस को पकाकर सेंक कर खाता है, उस पर संस्कार कर देता है। और अन्य प्राणी क्या करते हैं? ये वृक्षों पर और गुफाओं में रहते हैं, परंतु मानव अपने लिए पक्का घर बनाकर उसमें रहता है, मकान बना लेता है। और देखिए अन्य प्राणियों में क्या अंतर है। विचार शक्ति और कौशल न होने के कारण नई वस्तुएं नहीं बना सकते, परंतु मनुष्य जो है विचार शक्ति एवं कौशल की सहायता से नई वस्तुएं बनाता रहता है। और देखिए अन्य प्राणी और मानव में क्या अंतर है। भाषा तथा लिपि का ज्ञान न होने से विकसित नहीं हुआ। जो अन्य प्राणी है वो भाषा तथा लिपि का उसे ज्ञान नहीं है, परंतु मानव के पास भाषा कौशल के कारण लिपि और कला का विकास होता गया, क्योंकि मानव
ने भाषा कौशल के कारण लिपि का और कला का विकास किया। तो इस तरह से अन्य प्राणी और मानव प्राणी में ये अंतर है। और हमने देखा कि संस्कृति किसे कहते हैं, तो संस्कृति अर्थात परंपरागत कौशल तथा ज्ञान के आधार पर मानव ने अपनी जीवन प्रणाली विकसित की, इसी प्रणाली को ही संस्कृति कहते हैं। मानव जो है विकसित होता चला गया। हम दूसरा मुद्दा देखते हैं, नदी घाटियों की नगरीय संस्कृति। इसके बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। नवाश्म युगीन संस्कृति कृषि प्रधान जीवन पर आधारित थी। उत्तम कृषि उत्पादन के लिए उपजाऊ भूमि और बारहोमाही जलापूर्ति की आवश्यकता होती है। अतः स्वाभाविक रूप से नवाश्म युगीन मनुष्य ने नदियों के तटों पर गांव बसाए। इस कारण नदी घाटियों में नवाश्म युगीन संस्कृतियों का विकास हुआ। अर्थात मानव ने क्या किया, नवाश्म युगीन संस्कृति कृषि प्रधान जीवन पर आधारित थी। उत्तम कृषि उत्पादन के लिए नवाश्म युगीन मानव को उपजाऊ भूमि की आवश्यकता थी। तो मनुष्य ने क्या किया, उपजाऊ भूमि की आवश्यकता को ध्यान में रखकर नवाश्म युगीन मानव ने नदियों के तटों पर गांव बसाए और अपनी संस्कृति को विकसित किया। विविध कौशलों के आधार पर उत्पादन में हुई वृद्धि, पहिए का किया गया उपयोग, व्यापार में आई हुई संपन्नता, विकसित लिपियों का किया गया उपयोग जैसी बातों से नवाश्म युगीन संस्कृति में से नगरीय संस्कृति का उदय हुआ। विश्व के 4 प्रदेशों में लगभग एक ही कालखंड में अर्थात ईसा पूर्व लगभग 3000 वर्ष पूर्व नगरीय संस्कृतियों का उदय हुआ। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन, ये 4 प्रदेश हैं। ये संस्कृतियां नदियों के तटों पर विकसित हुई। अतः इन चारों प्रदेशों की प्राचीन नगरीय संस्कृतियों को नदी घाटियों की नगरीय संस्कृति कहते हैं। और इस नक्शे द्वारा हमें ज्ञात होगा कि वे नगरीय संस्कृतियां देखिए कौन कौन सी थी। तो ये नदी घाटियों की नगरीय संस्कृतियों का देखिए यह एक नक्शा है और ये विश्व का है। इसमें दिया गया है कि मेसोपोटामिया देखिए यहाँ पर है। इसके बाद इजिप्ट है, इजिप्ट की संस्कृति है। इजिप्ट के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में देखिए हड़प्पा संस्कृति है। और ये संस्कृतियां जो है नदी घाटियों के बीच में, नदी घाटियों की नगरीय संस्कृति का मानचित्र के द्वारा हम संक्षिप्त अवलोकन करते हैं। तो देखिए इस मानचित्र में नदी घाटियों की नगरीय संस्कृतियों के बारे में बताया गया है कि नगरीय संस्कृतियां कौन कौन सी थीं। तो इसके बारे में और हम देखते हैं कि नवाश्म युगीन मानव ने नदियों के तटों पर घर बसाए और क्या किया, इन्होंने कौशलों के आधार पर उत्पादन में हुई वृद्धि, पहिए का किया गया उपयोग, व्यापार में आई हुई संपन्नता, विकसित लिपियों का किया गया उपयोग आदि बातों से विभिन्न नगरीय संस्कृतियों का क्या हो गया, उदय हो गया। और ईसा पूर्व लगभग 3000 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया देखिए मानचित्र में यहाँ पर ये दिखाया गया है। ये मेसोपोटामिया देखिए मानचित्र में यहाँ पर है। और इसके बाद है इजिप्ट, इजिप्ट की संस्कृति। और ये जो देखिए ये भारतीय उपमहाद्वीप है। और ये चीन है जो यहाँ पर
चीन इन 4 प्रदेशों में विकसित हुई संस्कृति को नदी घाटियों की नगरी संस्कृति कहते हैं। इनमें 4 प्रदेशों का जिक्र किया गया है और इन 4 प्रदेशों की प्राचीन नगरी संस्कृतियों को ही नदी घाटियों की नगरी संस्कृति नाम दिया गया है। मेसोपोटामिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मेसोपोटामिया यह किसी देश का नाम नहीं है, अपितु वह एक प्रदेश का नाम है। यह क्या है? एक प्रदेश का नाम है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ 2 नदियों के बीच का प्रदेश, अर्थात जिसे दोआब होता है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ 2 नदियों के बीच का प्रदेश अर्थात दोआब होता है। 2 नदियों के बीच के प्रदेश को ही मेसोपोटामिया नाम दिया गया। प्राचीन मेसोपोटामिया टाइग्रिस और यूफ्रेटिस इन 2 नदियों के बीच का प्रदेश है। ये 2 नदियां जो हैं टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, इन 2 नदियों के बीच के प्रदेश को ही मेसोपोटामिया नाम दिया गया। ये दोनों नदियां प्रमुखतः देखिए कहाँ कहाँ से बहती हैं। तुर्किस्तान, सीरिया और इराक देशों में से बहती हैं। मेसोपोटामिया प्रदेश में उरुक, निप्पुर जैसे प्राचीन नगर थे। इन नगरों में अत्यंत समृद्ध संस्कृति प्रचलित थी, अर्थात मेसोपोटामिया प्रदेश में उरुक, निप्पुर जैसे ये प्राचीन नगर थे। इन नगरों में अत्यंत समृद्ध संस्कृति प्रचलित थी। इजिप्ट के बारे में देखते हैं कि इजिप्ट का किस तरह से जिक्र है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में सहारा मरुभूमि के पूर्वी हिस्से में नील नदी बहती है। ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में सहारा मरुभूमि के पूर्वी हिस्से में नील नदी बहती है। तो इजिप्ट के बारे में देखते हैं क्या है इसका परिचय कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में सहारा मरुभूमि के पूर्वी हिस्से में नील नदी बहती है। इस नदी की घाटी में विश्व की एक समृद्ध प्राचीन नगरी संस्कृति फली फूली, वह इजिप्ट की प्राचीन संस्कृति है। नील नदी में हर वर्ष वर्षा काल में बाढ़ आती है। नील नदी अपने तटों पर कांफ की मिट्टी लाकर भंडारण करती है। फलस्वरूप उसकी तटीय भूमि बहुत उपजाऊ बन गई। इजिप्ट की प्राचीन संस्कृति के लोग स्थान स्थान पर छोटे बांध बांधकर नील नदी में आती बाढ़ के जल का संग्रह करते थे। बाढ़ के जल की मिट्टी नीचे बैठ जाने पर ऊपर के जल बाढ़ के जल की मिट्टी नीचे बैठ जाने पर ऊपर के जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। तो इस तरह से इजिप्ट का परिचय इसमें दिया गया है कि अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुभूमि से होकर बहने वाली नील नदी की घाटी इजिप्ट की संस्कृति उसमें फली फूली। बाढ़ से बहकर आई कांप मिट्टी के जमाव से उसके तट की भूमि क्या हो गई? बहुत ही उपजाऊ हो गई। इजिप्ट के लोग स्थान स्थान पर छोटे छोटे बांध बांधकर नील नदी में आती बाढ़ के जल का संग्रह करते थे और इस जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। तो अब हम देखते हैं कि चीन की संस्कृति और चीन के बारे में हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। चीन की हुयांग हो नदी की घाटी में चीन की नगरी संस्कृति का विकास हुआ। हुयांग हो
नदी की घाटी में चीन की नगरी संस्कृति का विकास हुआ। चीनी परंपरा के अनुसार हुआंग दी नामक राजा ने कृषि, पशुपालन, पहियों वाले वाहन, नौका, वस्त्र निर्माण आदि का प्रारंभ किया। तो हुआंग दी राजा ने कृषि, पशुपालन, पहियों वाले वाहन, नौका, वस्त्र निर्माण आदि का क्या किया? प्रारंभ किया। लोग यह भी मानते हैं कि उसकी रानी ने रेशम का उत्पादन और रेशम को रंगने की तकनीक की खोज निकाली। लोगों का कहना है, ऐसा माना जाता है कि चीन की रानी ने रेशम के उत्पादन और रेशम को रंगने की तकनीक की खोज की। चीन के लोयांग, बीजिंग और चांगान नगर महत्वपूर्ण नगर थे। अर्थात लोयांग, बीजिंग और चीन के लोयांग, बीजिंग और चांगान ये नगर जो थे ये महत्वपूर्ण नगर थे। तो इस तरह से चीन की संस्कृति के बारे में हमने संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया कि वहाँ का जो राजा था, राजा हुआंग दी। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपने ऐतिहासिक कालखंड में अन्य प्राणी और मानव के बारे में जानकारी प्राप्त किया। संस्कृति किसे कहते हैं इसकी जानकारी हमने प्राप्त किया कि परंपरागत कौशल तथा ज्ञान के आधार पर मानव ने अपनी जीवन प्रणाली विकसित की। इस प्रणाली को ही संस्कृति कहते हैं। और नदी घाटियों की नगरी संस्कृति के बारे में हमने परिचय प्राप्त किया। मेसोपोटामिया इसके बारे में प्राप्त किया, जैसे टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच स्थित दोआब के प्रदेश को मेसोपोटामिया कहते हैं। इसका परिचय हमने प्राप्त किया कि ये नदियां तुर्किस्तान, सीरिया और इराक देशों में से होकर बहती हैं। और मेसोपोटामिया में उरुक तथा निप्पुर जैसे ये प्राचीन नगर थे। इसके बाद में हमने देखा इजिप्ट का परिचय प्राप्त किया कि इजिप्ट जो है अफ्रीका महाद्वीप की सहारा मरुभूमि में से होकर बहने वाली नील नदी की घाटी, इजिप्ट की संस्कृति इसमें फली फूली। और इजिप्ट के लोग इस नील नदी के पानी को ही स्थान स्थान पर छोटे छोटे बांध बनाकर उसमें जब बाढ़ आती थी तो उस पानी को संग्रह करते थे और इस जल का उपयोग वे सिंचाई के लिए करते थे। इसके बाद हमने चीन के बारे में चीन की संस्कृति देखी है, जैसे हुयांग हो नदी की घाटी में चीन की नगरी संस्कृति का विकास हुआ। हुआंग दी राजा ने कृषि, पशुपालन, पहियों वाले वाहन, नौका, वस्त्र निर्माण आदि का क्या किया? प्रारंभ किया। और ऐसा माना जाता है कि चीन की रानी ने रेशम के उत्पादन और रेशम को रंगने की तकनीक की खोज की। लोयांग, बीजिंग और चांगान चीन की क्या है? ये महत्वपूर्ण नगर है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप नदी की घाटियों की नगरी संस्कृति और इन 4 प्रदेश की प्राचीन नगरी संस्कृतियों, नदी घाटियों की नगरी संस्कृति की जानकारी प्राप्त करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।